ओके जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। 2 दिन हमारी क्लास लग नहीं पाई, ठीक है। स्टार्टिंग की क्लासेस थी, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एनपीओ, ठीक है। आज स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, तो जो मैं डिक्टेट करूंगा आपको वैसे ही लिखना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਐ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, चलो। तो हमने किया था चैप्टर स्टार्ट एनपीओ, और मैंने आपको बताया था एनपीओ आपके पास कितने मार्क्स का आना है, 10 नंबर का आना है पेपर में, कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। और चॉइस को मिला के 12-13 नंबर का आ जाता है, जिसमें से मतलब 2 या 3 नंबर की वो चॉइस में डाल देते हैं इस अकॉर्डिंग कि कंपल्शन में आपके पास 10 नंबर का ही बनेगा ओवरऑल। तो 10 नंबर का सर पक्का है? जी हाँ, बिल्कुल पक्का है। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि एनपीओ के चैप्टर में कैश बुक होती है जिसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं, और एक होता है पी एंड एल अकाउंट जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। इस चैप्टर में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट सेम वही है जो +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर की थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हमने क्या बनाना होता था? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, फिर बनानी होती थी बैलेंस शीट। यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का नाम क्या है? इस चैप्टर में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके एक तरफ सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, दूसरी तरफ सारी इनकम आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन में इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंसेस कम हुए तो प्रॉफिट आया कि लॉस? मैं कहता हूं कि सारी इनकम्स ज्यादा है, एक्सपेंसेस उससे कम है, तो नेट में क्या आएगा? नेट में प्रॉफिट। और इस चैप्टर में सर फिर प्रॉफिट का भी कोई दूसरा नाम होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ, इस चैप्टर में प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट नहीं होगा, सरप्लस होगा। सर बात तो एक ही है, बात वहां पे भी एक ही थी। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की जगह उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल दिया, प्रॉफिट की जगह उन्होंने सरप्लस बोल दिया। अच्छा, अगर खर्चे ज्यादा हुए तो? अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई तो लॉस। सर अब हमें लॉस का भी दूसरा नाम बताओ, क्या होगा वैसे लॉस का सिनोनिम? सोचो। लास्ट में नेट प्रॉफिट आता था ना, उसको तो मैंने बोल दिया सरप्लस बोलेंगे। अगर लॉस है तो उसका दूसरा नाम क्या आएगा? डेफिसिट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट। डेफिसिट या लॉस एक ही बात है। फिर जैसे ही आपके पास सरप्लस या डेफिसिट निकल गया, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है। याद करो बचपन के वो दिन जब आप बैलेंस शीट बनाते थे, क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी होती थी ना, कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे, ड्राइंग माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे ड्राइंग तो कुछ आएगा नहीं, तो यानी कैपिटल में आपको क्या ऐड कर देना? सिर्फ नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। अब एक और यहाँ पे इस चैप्टर में मतलब एक कमी लगा लो या एक और चीज जनरेट करनी होती है, क्वेश्चन में ना कैपिटल ही नहीं दी होती है। सर +1 में हमें सिखाया था आपने कि कैपिटल के बिना तो बिजनेस ही नहीं शुरू हो सकता। बड़ी लॉजिकल सी बात है, जब तक बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे कैसे फर्नीचर फिटिंग खरीदोगे, स्टॉक खरीदोगे, सामान खरीदोगे, वर्कर्स को सैलरी वेजेस देनी है। तो सर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी होगी, वो कहेंगे हम आपको ना कोई डेटा दे देते हैं, उसमें से आप कैपिटल निकाल लेना। तो +1 में याद करो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था लोकेश? कैपिटल का फॉर्मूला कुछ एक तो होता है याद नहीं है, एक होता है सुनना। सुना है कभी जिंदगी में ऐसा था? अच्छा चलो, कम से कम भाई ने एक बात तो बोली ना कि 1 मिनट सोचने दो। गुरजोत जी सोचते रहो तुसी भी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, वो कुछ और होते थे। कैपिटल का फॉर्मूला यही होता है सिर्फ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है सर हमें एसेट्स दी होगी और लाइबिलिटी दी होगी, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल आएगी। कौन सी कैपिटल निकल के आ जाएगी? ये ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। फिर अब हमें बनाना क्या है? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का नाम क्या होता है इस चैप्टर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर फिर इस चैप्टर में बैलेंस शीट का भी तो कोई दूसरा नाम बताओ ना। बस उनके पास और कोई शब्द बच्चे नहीं थे, बाकी सारे उन्होंने शब्द फेर बदल कर दिए। बैलेंस शीट के पास उनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने बोला बैलेंस शीट को हम भाई बैलेंस शीट ही बोलते हैं, हम भी फिर बैलेंस शीट बोलेंगे। चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन में आपको बनाना क्या होगा? क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट होता है कैश, कैश बुक। कैश बुक से आपको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर चैप्टर आसान है या मुश्किल है? आसान है। सर आसान में ज्यादा आसान है कि ठीक ठीक आसान है? बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब जल्दी से आगे लिखो। जब हमने कल कहां तक लास्ट में लिखा हुआ था, देखो पॉइंट लिखे हुए थे। आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ते हैं क्या है। कैश बुक में या रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऑल ईयर्स ट्रांजैक्शंस, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे पास्ट ईयर की, चाहे फ्यूचर ईयर की। नोट डाउन करवाया हुआ है ना पहले, आखिरी वाला
ऑल ईयर ट्रांजैक्शन, इधर नहीं मिलेगा। ऑल ईयर छोड़ दो, ऑल ईयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, चाहे वो पिछले साल की ट्रांजैक्शन हो, चाहे इस साल की, चाहे फ्यूचर ईयर्स की। ये कौन सा है? बड़े दिल वाला अकाउंट है। कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कह रहे जो पैसे आते हैं आण दो आण दो, ठीक है। चाहे हमने एसेट खरीदी है, चाहे रेवेन्यू नेचर। एसेट का मतलब होता है जो कभी कभार कोई चीज खरीदी हो, जैसे कि उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर जो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। मैंने एसेट खरीदी, मतलब गाड़ी खरीद ली, पैसा दिया ना, तो वो मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा है। मैंने गाड़ी खरीदी, कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है? जो कभी कभार होता है, जैसे कि 2-4 सालों में कभी एक बार। तो गाड़ी तो ये थोड़ी ना मैं हर महीने खरीदता हूँ। दूसरा, जैसे डीलर है वो हर महीने खरीदते नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डीलर लिए वो रेवेन्यू नेचर है, हैं। डीलर्स के लिए वो स्टॉक हो गया, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा रेवेन्यू नेचर क्या होता है? रेवेन्यू नेचर वो होता है जो खर्चे मतलब बार बार होते हैं, जैसे कि मैंने रेंट भरना है। अब जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट का, मैंने रेंट हर महीने भरना है ना, तो हर महीने भरना है, हर 2-4 महीने में भरना है, चाहे हर साल भरना है। स्टॉक हो गया, सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, कोई भी ऐसे खर्चे जो साल या साल से पहले पहले होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इस चैप्टर में आपके पास बस यही चीज रह जाएगी कि रेवेन्यू नेचर का आइटम क्या होती है और कैपिटल नेचर की। कशिश एक बार बताओगे रेवेन्यू नेचर की कौन सी होती हैं? जो कभी कभार होती हो या जो बार बार? रेवेन्यू नेचर की, रेवेन्यू नेचर जो बार बार होती हैं। कभी कभी तो कैपिटल नेचर की होती थी ना। अभी यही तो बोला। कैपिटल नेचर की आइटम्स कौन सी होती हैं? जो कभी कभार होनी हो, जैसे कि परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आपको रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर नहीं समझ आएगा, फिर ये चैप्टर करना मुश्किल है। अब रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होती है ना, वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट में वेजेस, सैलरी, रेंट करते थे ना। और जो कैपिटल नेचर की आइटम होंगी, बैलेंस शीट हो गई, ओ एसेट्स हो गई, फर्नीचर हो गया, वो आएंगी बैलेंस शीट में। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये रेवेन्यू नेचर की आइटम है या कैपिटल नेचर की आइटम, तो आप अकाउंट ही गलत बनाओगे। रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स कहां पे आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर वाली बैलेंस शीट में। एक बार फिर से, रेवेन्यू नेचर वाली आइटम कहां पे आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर वाली बैलेंस शीट में। एक बार फिर से, रेवेन्यू नेचर वाली ट्रांजैक्शन कहां पे आएंगी? लोकेश बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैपिटल नेचर वाली? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? रेवेन्यू नेचर वाली। बैलेंस शीट में कौन सी नेचर वाली आइटम्स आएंगी? कैपिटल नेचर वाली। रेवेन्यू नेचर मतलब जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते हैं। सर हमने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया या पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लिया, साल में एक बार इंश्योरेंस की किस्त जाती है, तो ये रेवेन्यू नेचर हुआ या कैपिटल नेचर? साल में एक बार। सिर्फ महीने में तो रेवेन्यू हुआ। ये रेवेन्यू नेचर हुआ जो साल या साल से कम कम हो। साल, हर साल साल को भी रेवेन्यू नेचर बोला जाता है रेगुलरली। +1 में सीखा था कशिश, थोड़ा सा अब +1 के ऊपर भी दिमाग पे जोर लगाओ। सर जी +1 रट्टे मारे करियो यार। गलत बात है ना, कोई बात नहीं, हमारी +1 इधर भी रिकॉल होती रहेगी। अच्छा दूसरी चीज सुनो आप। अब मैं फिर से आ जाता हूँ रिसीप्ट एंड पेमेंट। सर इस हिसाब से इस चैप्टर में टोटल 3 तरह के अकाउंट बन गए। एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट, दूसरा बन गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके 2 पार्ट हो गए, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मानते हो ये चीज? एक तो हो गया रिसीप्ट एंड पेमेंट, वो तो होती है कैश बुक, जो सिर्फ कैश मिला है और कैश पे किया है उसको मैटर करता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं। कैश बुक +1 में भी यही करते थे ना, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, तो वो हो गया। तो दूसरी और तीसरी क्या हो गया? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। क्वेश्चन में कैश बुक दी होगी, आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब नीचे लिखो पॉइंट लिखो हाउ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप लोग आप जगह छोड़ देना 2 पेजेस, जितना भी लास्ट कवर कराया हुआ है उसके नीचे बस कौन से वाले पॉइंट, मतलब इधर कैश कॉमन पॉइंट्स है। नेक्स्ट, बस वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो हाउ क्वेश्चंस विल कम, हाउ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम। सबसे मेन चीज आपको यही लिखवा रहा हूं, हाउ क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड पे बना लो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये देखो, ये ऐसे
एक बार मैं बना रहा हूँ, फिर मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ कि कैसे दिखाना है। हाउ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में। फोन रख दो। कड़ी से आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एलिमेंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। उससे आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सेकंड आपको बनाना है बैलेंस शीट। कर लो कर लो। डन। अब हमने डिस्कस करना है रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट मैंने आपको समझा दिया है, वो कैश बुक है जहां पे कैश आएगा और कैश जाएगा, सिर्फ यही लिखना होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे खर्चे लिखने होते हैं और बैलेंस शीट में सारी एसेट्स। तो अब लिखो नंबर 1 रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हेडिंग डालनी है। करना कर थोड़ा साइड पे जाके फर्स्ट हेडिंग बनाओ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये लिखो मैंने खुद किया बस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, इसके फीचर्स लिखवा रहा हूँ। पेपर में ना ये पक्का आते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका 1 नंबर का है, चाहे वेरी शॉर्ट चाहे शॉर्ट। नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ पहला पॉइंट चल रहा है। हाँ, इसके अब मैं 4-5 पॉइंट्स लिखवाऊंगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। सबसे पॉइंट नंबर 1, इट इज लाइक कैश बुक। इट इज लाइक कैश बुक कोमा वेयर वेयर ओनली ये पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1। डेफिनेशन का मतलब है कि आगे लिखवाने वाला हूं। इट इज लाइक कैश बुक वेयर ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इट इज लाइक कैश बुक, क्या हुआ, लिख लो। लिख लिया इट इज लाइक कैश बुक वेयर ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। गुरजोत एक लाइन छोड़ दो या 2 लाइनें छोड़ दो, फिर लिख लो पॉइंट नंबर 2। रिसीप्ट एंड पेमेंट का पॉइंट नंबर 2, इट हैज 2 साइड्स। इट हैज 2 sides, one is debit and second is credit. One is debit and second is credit. Point number 3, on debit side comma all cash receipts are recorded. And credit side all cash payments are recorded.
देखो पूरे सिलेबस में ना मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, पहले क्या कहते, पूरे सिलेबस में ना आपके पास 2 या 3 चैप्टर ही ऐसे हैं, पूरे 15-16 चैप्टर्स में से 2 या 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी थ्योरी बहुत ज्यादा लिखवानी पड़ेगी मुझे। एक चैप्टर ये हो गया, बीच में से कोई एक आध और, अदरवाइज सिंपल नोट्स चलेंगे, क्योंकि इन 2-3 चैप्टर जिन मैं आपको लिखवाऊंगा ना उनके थ्योरी पेपर में भी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। ऑन डेबिट साइड ऑल कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट साइड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। पॉइंट नंबर 4, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आर एंड पी अकाउंट, आर एंड पी अकाउंट, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कोमा वेदर, बताओ क्या लिखवाने वाला हूँ, सोचो मेरे मन की बात। सर आप कौन सा मोदी हो जो हम बात सोच लेंगे, गलत। फिर से एक बार फ्लो के साथ, हाँ। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस वेदर, इट इज एसेट और लायबिलिटी। नहीं थोड़ा सा और, एसेट अभी इतनी देर से डिस्कशन हो गई है, 5-6 बार रिपीट कर चुका हूँ। रेवेन्यू, यस, वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ये वर्ड यूज करने। वेदर रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, वेदर रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस और कैपिटल नेचर, और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। पॉइंट नंबर 5, रेवेन्यू नेचर आइटम्स मीन्स, रेवेन्यू नेचर मीन्स those transactions जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती रहती हैं, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, चाहे पंजाबी में लिखो, जो रेगुलर या फ्रीक्वेंट नेचर, जो रेगुलर या फ्रीक्वेंट बेसिस पर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप जैसे मर्जी लिख लेना, होती रहती हो, पे होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड। रेवेन्यू नेचर मीन्स दोज ट्रांजैक्शन जो रेगुलर या फ्रीक्वेंट बेसिस पर होती रहती हैं, जो रेगुलर या फ्रीक्वेंट बेसिस पर होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, कोमा सैलरी पेड, कोमा डेप्रिसिएशन, कोमा परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स भी तो अपन टाइम टू टाइम खरीदते ही रहते हैं ना, परचेज ऑफ गुड्स, कोमा कैरेज। कैरेज और कार्टेज में क्या चीजें सेम ही होती हैं, जैसे फ्रेट भी बोल देते हैं उसको, कभी कैरेज भी। कैरेज पेमेंट नेचर में आता है और कार्टेज ऐसा कुछ नहीं है, खर्चे ही हैं दोनों। दोनों खर्चे तो है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता था, वो ट्रेडिंग पी एंड एल चैप्टर होता था। यहाँ पे तो कंबाइंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे ट्रेडिंग या पी एंड एल अलग अलग नहीं है। रेंट पेड, सैलरी पेड, डेप्रिसिएशन, परचेज ऑफ गुड्स, कोमा कैरेज, कोमा एंट्रेंस फीस एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट पढ़ो वैसे एग्जाम्पल से पहले जो 1 या 2 लाइन लिखवाई हैं, मैंने कोई एक्सपेंस की बात की है या इनकम की या नॉर्मली ट्रांजैक्शंस की बात की है। 5वां पॉइंट पढ़ो। खर्चे की बात की है, नहीं, मैंने लिखा है दोस्त ट्रांजैक्शन, कोई खर्चे की बात थोड़ी की है। एग्जाम्पल में मैंने ज्यादा खर्चे लिखवा दिए वैसे, मतलब कि चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, अगर रेगुलर नेचर के खर्चे हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर इनकम है, पैसे मिल रहे हैं, तो डेबिट साइड पे देखो। पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना एक बार, पढ़ो एक बार पॉइंट 3, वहीं पे आंसर मिल जाएगा। मतलब इनकम हो रही है तो डेबिट साइड, खर्चे हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैंने इसलिए ट्रांजैक्शन लिखवा दिया, चाहे अगर वो पैसे मिलने वाली ट्रांजैक्शन है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना, पैसे पे करने वाले। सर देखा जाए ये कैश बुक ही तो चल रही है,
पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। अभी आप खर्चों की बात, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अभी आप कैश बुक पे हैं। कैश बुक में खर्चों और इनकम को अगर आप सोचना चाहते हो तो पैसों के हिसाब से सोचो। याद है +1 में यही तो मैं आपको बताता था। कैश बुक क्या करते थे, सिर्फ पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है उसको सोचो, मतलब इसमें भी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। सारी भाई यही हाँ। debit what comes in। यस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर ऐसे तो अगर हम लोग दूसरा रूल उठाए तो उसमें होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो हम कैश बुक बना रहे हैं ना। कैश बुक किससे रिलेटेड है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो एक बार, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। और कैश आपकी एसेट होती है, फिर एसेट के लिए रूल सिर्फ रियल रूल होता है। रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आप खर्चों और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहते हो, नॉमिनल रूल, उसकी अभी मैं सेकंड पॉइंट लिखवाऊंगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट। कैश पे करेंगे इसमें, क्योंकि कैश बेसिस पे हो क्योंकि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रूल ही यही बने हुए हैं। पर उसमें ट्रेडिंग P&L सारी होती थी। देखो ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो है ना, मेरी बात सुनो, रिसीप्ट एंड पेमेंट जो है एक तरह का, मतलब घर में 3 कमरे हैं, एक कमरा है रिसीप्ट एंड पेमेंट। वो कह रहे हैं वो वाली किताब में सिर्फ आपको ये लिखना है कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, मेरे को अभी ये नहीं लिखना खर्चा कितना हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्यूशन की फीस है 2500 रुपए, सोच के देखो, ठीक है, सोच ली, सर ऐसे मत करो डर लग रहा है, ठीक है, नहीं है वैसे, समझ लो 2500 रुपए मेरी फीस है जो मुझे मिलनी है, मुझे सिर्फ अभी तक के लिए मिली है 700 रुपए। सर इतनी कम नहीं, इतनी कम भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल है, मेरे को 700 रुपए मिल गए, तो मेरी ना एक कैश बुक लिखी हुई है जहां पे मैं सिर्फ ये दिखता हूं कि पैसे मिले कितने और गए कितने। तो जो मैं अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ 700 रुपए रिकॉर्ड करूंगा, भाई पैसा आया कितना। लेकिन अगर मैं अपनी इनकम बुक दिखाऊंगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसको आप बोलते हो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, वैसे मेरी टोटल इनकम कितनी है 2500, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने पूरी इनकम लिखनी है, चाहे पैसा मिला है चाहे नहीं मिला, एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। और कैश बुक या रिसीप्ट एंड पेमेंट कहता है हमें एक्रूवल बेसिस नहीं फॉलो करना, हम तो बस सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जेब में कितना पैसा आया। इसलिए ये जो भी आपका अकाउंट चल रहा है ये वो चल रहा है कि कैश कितना मिला है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन मींस जो कभी कभार होती हो या फिर जो कभी कभी होती हो, जो कभी कभी होती हो। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस मींस जो कभी कभी होती हो। लाइक 1 साल के बाद, लाइक 1 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट्स। एंट्री पॉइंट नंबर 7, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पॉइंट नंबर 7 रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी साल की ट्रांजैक्शंस आती हैं, सभी साल की ट्रांजैक्शंस आती हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर। पॉइंट नंबर 8, फ्यूचर की कैसे, अब जैसे मेरे को कहीं से पैसे मिलने थे, मुझे किसी से पैसे मिलने थे, मतलब मेरे को ना 10,000 रुपया पर एनम मिलता है, 10,000 रुपया हर साल कोई बंदा मेरे को दे देता है, मतलब गुड्स सेल के लगा लो या इंटरेस्ट के लगा लो या रेंट के। उसने मेरे को इस बार 3 साल के इकट्ठे दे दिए, मैंने तीनों साल के, जैसे 3 साल के, अगर 1 साल के 10,000 है, 3 साल के कितने होंगे, ओए इतने इंटेलिजेंट बच्चे, ध्यान से सोचो। 3,60,000 क्या महीने के मिलते ठीक तो बोला था उन्होंने, आपने हमें उनको डांट दिया बेचारों को, साल के। 30,000 हो गए। हाँ तो 30,000 ठीक तो है, फिर अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना भाई, मैं तो मजे लेता हूँ।
क्यों सर तुझे भैया इसका मैं 1 साल सिखाओ कैसे होता है। 1 साल के 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 2 साल के कितने हुए 10,000 गुना 2। इधर लिख लेना 1 साल इसका लुटाया। 1 साल के 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो 2 साल के कितने हो गए 20,000। कशिश बस 3 साल के 30,000, 4 साल के 40। सर आप तो टेबल ही सुनने लग गए है ना। अब मेरे को 30,000 रुपए मिल गए और मैंने 30,000 रुपए सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेने हैं। बताओ किस साइड रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक के मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में या क्रेडिट में, मुझे मिले हैं। समझ आ गया, चलो एक पॉइंट तो बैलेंस शीट की उसको छोड़ दो, पहले छोड़ दो, इतना नहीं, एक एक स्टेप करके हमने सीढ़ी चढ़ना है। 30,000 रुपए मैंने कैश बुक में लिख देने हैं, डेबिट साइड पे लिख दिए। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, वो बनता है सिर्फ करंट ईयर का, हर साल फ्रेश बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक एक साल का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, वहां पे सिर्फ मैं क्या करूंगा 10,000 रिकॉर्ड करूंगा, 30,000 माइनस 20,000 प्रीपेड। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझ आया। रिसीप्ट एंड पेमेंट कहता है पैसे आण दो, मतलब कि जितने मर्जी, चाहे पिछले साल के मिले हो चाहे फ्यूचर ईयर के, ये होता है फ्यूचर ईयर, जब आपको इनकम मिल गई इन एडवांस या फिर आपने खर्चे दे दिए इन एडवांस, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते होते हैं। कशिश कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं फ्यूचर ईयर के या प्रीवियस ईयर के, यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करते। तो जब अभी मैं करवाऊंगा ना, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट, इसका डिफरेंस है, इसका कोई एक पॉइंट पेपर में आता ही आता है हर साल। पॉइंट नंबर 8, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो ये आप रियल अकाउंट लिख रहे हो, पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ये उसी के लिए तो बन रहे हैं। इनकम एंड ਭੇਜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਭੇਜਦੇ रिटर्न भरनी पड़ती है उसके लिए। इनकम टैक्स रिटर्न सुना है कभी, इनकम टैक्स रिटर्न, बस अभी रिटर्न शुरू होने वाली है, कोई 2-3 रिटर्न है ना, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 2-3 रिटर्न है, आपको इस बार मैं भर के दिखाऊंगा रिटर्न्स कैसे भरते हैं, इनकम टैक्स का वो डेटा हम कैसे सेंड करते हैं। इनकम टैक्स ने हमारे ऊपर ना विश्वास किया हुआ है। अब इनकम टैक्स बेवकूफ हुआ कि हम, सर इनकम टैक्स, उसने हम हिंदुस्तानियों पे विश्वास किया हुआ है कि जितनी तुम एक साल में सच्ची इनकम कमा रहे हो ना, उसके ऊपर जो भी 10% या 20% इनकम टैक्स लगता है वो भर देना। अलग अलग रेट होते हैं। ਇਨਕਮ हाँ देख, इतने होशियार लोग बैठे हैं हमारे सामने। इंक्रीज है। ओए होए 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 होए, ये कब सीखा? बताना एक बार चित्र। देखो पहले, हाँ 5 लाख से ज्यादा अलग अलग होते हैं, मैं बताता हूँ, सुन लो बस। हमारा वैसे पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी समझाना पड़ेगा मेरे को। जैसे एक मैंने आपको पहले दिन सिखाया था ना, एक होते हैं सोल प्रोप्राइटर, एक होती है पार्टनरशिप फर्म, एक होती है कंपनीज, एक होते हैं एनपीओ। तो पार्टनरशिप फर्म और एनपीओ जितना मर्जी पैसा कमाए, सॉरी एनपीओ नहीं, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज, चाहे वो 10 रुपए भी कमाते हैं ना पूरे साल में, चाहे वो 10 करोड़ भी कमाते हैं, उनको 30% टैक्स जाता है। किस किस को? पार्टनरशिप फर्म्स को और कंपनी को। जो इंडिविजुअल हो गया जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, अब जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस है या मेरा कोचिंग सेंटर है, इंडिविजुअल का है, मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप थोड़ी ना की हुई है, मेरा ऑफिस भी अकेले का है और इंस्टीट्यूट भी, तो मैं अकेला मालिक हूं, तो इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर को गवर्नमेंट ने थोड़ी सी राहत दी है, कहते हैं अगर पूरे साल में अगर आप 2.5 लाख या उससे कम पैसा कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਘੱਟ अगर आप 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम कमा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो लेकिन 5 लाख से कम, तो 5% टैक्स भरना है। पहले 2.5 लाख के ऊपर तो बिल्कुल ही माफ है, तो अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, कितना बन गया? 5%। अगले 2.5 लाख का 5% 12,500। समझ लो मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, इसमें से 12,000 पहले 2.5 लाख रुपए पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, अगले 2.5 लाख रुपए के ऊपर लगेगा 5%। अगर मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम, सर ये 5 लाख 2.5 लाख 10 लाख ये आप कहां से ले रहे हो? इनकम टैक्स ने रूल बनाए हुए हैं, तो ये मैं इनकम टैक्स की बोली बोल रहा हूँ। होती है 20। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स है। मतलब अगर मेरी इनकम, सर अगर मेरी इनकम 10 लाख है, अच्छा फिर इसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहले 2.5 लाख के ऊपर तो माफ है ना, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% यानी कि 12,500, तो बाकी बच गए अगले 5 लाख ना, उसका 20%। उसका 20%, तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 1 लाख प्लस 12,500, 1,12,500। सर मजा आ रहा है, आगे भी बता दो। अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है
तो सीधा 30%। फिर उसके बाद जितनी मर्जी ज्यादा कमाओ, चाहे 1 करोड़ भी कमाओ। 1 करोड़ में कितनी हुई सर? बता तो दिया पहले, 2.5 लाख रुपए पे 10 जीरो, 10 ऊपर 30%। पाँच, 20, मतलब 10 लाख रुपए के ऊपर 30%। 45% हो गया। नहीं 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 दिया, अच्छी बातें कर रहे थे। नहीं नहीं 2.5 लाख से ज्यादा वाला 5% वो हो गया। ऐसे नहीं गिनते होते कभी भी, रेट अलग अलग हो गए ना, वो तो स्लैब रेट हो गई ना, स्लैब रेट हो गई ना, पहले 2.5 लाख। के अकॉर्डिंगली वैसे टोटल अगर अपन करें तो 45%। नहीं बट टोटल अमाउंट पे नहीं बोलते। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो लगेगी 5%, 5% वो हो गया। उसके बाद 5 लाख से जो 10 लाख लगेगी वो 20% हो गया। और 10 आप जो वो ऐड कर रहे हो ना, यहाँ पे बैठेगा नहीं ऐड, अगर बाय चांस मन जैसे मर्जी समझा लो, मर्जी का। है ना, मन तो जैसे मर्जी समझा लो। चलो भैया, मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था। चलो जी, कौन सा टाइम हो गया, रुक जाओ अभी। 50। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। इसके बाद आपने छोड़ देनी है, देखना यहाँ पे मैंने वो लिखवा दिया आपको, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर लिखवा दिया है। देखना कौन से पॉइंट पे लिखवाया था रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। लोकेश कॉपी में पढ़ो। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं, दोनों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि सिर्फ उसकी करते हैं, रेवेन्यू नेचर की। रिसीप्ट एंड सिर्फ रेवेन्यू की करते हैं, कैपिटल की मेरे नलायक बच्चों, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस मींस दैट आर नॉट। हां ठीक है, करते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि रेवेन्यू प्लस कैपिटल बोथ? रेवेन्यू प्लस कैपिटल बोथ। इतनी देर से दिया, यही करवा रहा हूं ना आगे। अब 2-3 लाइनें छोड़ो, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड हेडिंग 2-3 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि इसका हो सकता है 2-3 पॉइंट और बाद में याद आ जाए। सेकंड हेडिंग लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भैया हमें ना सीट नहीं मिलती वहां पे, टुक टॉय पीसी के ऊपर बैठना होता है। चलो एक बार प्लीज प्लीज, बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पॉइंट नंबर 1, इट इज लाइक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। It is like trading and P&L account. Point number 2, it is nominal nature account. Nominal nature, nominal nature कहता था, लिखो नीचे, where debit all expenses and losses क्रेडिट और इनकम सब and credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Point number 3, स्टार डाल देना पहले ही, इनकम्स एंड गेन्स स्टार डाल देना तीसरे पॉइंट पे। हेयर ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हेयर ओनली रेवेन्यू नेचर transactions, here only revenue nature transactions are recorded and not capital nature, and not capital nature. Point number 4, डबल स्टार। तीसरा चौथा पॉइंट और पिछले में रिसीप्ट एंड पेमेंट का 5वां 6वां, यही पूरे चैप्टर का थीम चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगले आने वाले 10 दिनों में। हेयर only current year transactions are recorded. Here only current year transactions are recorded. बस, बाकी इसके 1-2 पॉइंट और हैं, वो कल लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, ओके।